नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में रेल रक्षक बैच के तहत ज्योग्राफी विषय की पहली डेमो क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। 12 बज चुके हैं और मेरी क्लास का समय स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल परीक्षा 2024 के तहत टीम आरडब्ल्यूए आपके लिए रेल रक्षक बैच लेकर आई है, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी है। और कल की क्लास में, पिछली क्लास में अंकित सर ने आप लोगों को इस बैच के बारे में अच्छी तरीके से बता ही दिया था। ठीक है जी, आज से डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और इसमें जो क्लासेस का बच्चों टाइम टेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या टाइम टेबल है। यहाँ पर मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे, इकोनॉमिक्स की क्लास 11 बजे, इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास 12 बजे, हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास पारुल मैम लेंगी शाम को 4 बजे और साइंस की क्लास आपको मिलेगी रात 8 बजे। ठीक है, ये आपके इस बैच में जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो रहने वाला है। ज्योग्राफी की क्लास इसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रतिदिन 12 बजे, जैसा कि आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले बैच की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस बैच में हमें ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत पढ़ना क्या है। सिलेबस की चर्चा करें उससे पहले आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध, जल्दी से क्लास से जुड़ें। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। अर्शदीप जी, राणा जी, माँ का मगरमच्छ जी, सूरज सिंह जी, शिवा गोस्वामी जी, करो या मरो जी, आकांक्षा जी, आप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। जो नहीं जुड़े क्लास में, अभी फटाफट से जुड़ने का समय है, क्योंकि अब मैं बस स्टार्टिंग आपके लिए करने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि भूगोल विषय जो है उसको हम 2 खंडों में बांटकर देखते हैं। आप जब भी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें जैसे ही सिलेबस को खोलेंगे तो सिलेबस में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, केवल वहाँ पर एक ही शब्द में लिखा हुआ है ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है ये मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर भूगोल को 2 खंडों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। एक है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा खंड है विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बच्चों बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का प्राकृतिक विभाजन यानी कि नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स, भारत की मृदाएं, सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पतियां, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत के खनिज या भारत में खनिज, मिनरल्स इन इंडिया, उद्योग, इंडस्ट्रीज, भारत की जलवायु, क्लाइमेट, इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर करना है। ठीक है जी, इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक्स को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर करेंगे भाई। चलिए, इसके बाद एक बार जान लेते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोग किन चीजों को पढ़ेंगे। विश्व भूगोल
यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, जरा एक बार वहां भी नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है जी, भूकंप, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, वोल्केनो, जलवायु विज्ञान, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, यानी कि ओशिनोलॉजी, प्रादेशिक भूगोल, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। ये सारे के सारे भाई टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को इस विश्व भूगोल नामक सेक्शन के अंतर्गत कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के मन में यही डाउट आता है कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, भारत के भूगोल में ये टॉपिक्स और विश्व भूगोल में वो वाले टॉपिक्स। सबसे पहले हम भारत के भूगोल की ही स्टार्ट करेंगे। आज हमने थंबनेल में देखा होगा, क्या देखा है कि टॉपिक का नाम क्या है, भारत की सामान्य जानकारी। यानी कि सीधी सीधी बात है, इंडियन ज्योग्राफी की मैं स्टार्टिंग करूंगा और इंडियन ज्योग्राफी में आज मैं आपको भारत का परिचय दूंगा, है ना। विश्व में उसकी स्थिति क्या है, किस महाद्वीप में है, किस गोलार्ध में है, ये सारी की सारी चीजों पर चर्चा होगी बच्चों। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है टोटली मैप बेस्ड है। हर चीज को दो बार मैं पढ़ाता हूं, एक बार ओरली और दूसरी बार लिखित रूप से। लिखित रूप में भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों का पूरा पूरा ख्याल मेरे द्वारा रखा जाएगा। तो स्टार्टिंग करने हम लोग जा रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति की ही चर्चा करेंगे, अपने देश की ओर चलते हैं। विश्व के नक्शे में भारत आखिरकार कहाँ है, कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं, जरा इसी चीज को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। यहाँ पर एक मैप आपके सामने लगा हुआ है, ये विश्व का मैप है बच्चे, और सीन 2 पर एडिटर भैया लगा देंगे इसको, सीन 2 लगा दीजिए फटाफट से। और इसमें आप देख पा रहे हैं इस विश्व के मैप को अच्छी तरीके से दिख रहा है। इस विश्व के मैप में भारत की स्थिति मेरे प्यारे बच्चे ये रही। क्या भारत की स्थिति आपकी यहां पर है, और ये किस महाद्वीप का पार्ट है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो आप यहां पर देख भी पा रहे हैं बच्चे। ये वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप बच्चे एशिया महाद्वीप है। बताओ कौन सा महाद्वीप है भाई, एशिया महाद्वीप है। तो भारत किस महाद्वीप का पार्ट है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है। अच्छा, संसार में यह भी पूछा जा सकता है कितने महाद्वीप हैं, तो भैया 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी, और 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप ही संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और उसमें भारत की स्थिति है।
आपके संज्ञान में एक चीज डालनी है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है, यानी कि भारत की स्थिति कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है और उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब आपके संज्ञान में एक चीज नहीं आ रही होगी कि आखिरकार ये हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। ये गोलार्ध सर ने लिखा, ये शब्द गोलार्ध का मतलब क्या है। अरे भाई कई सारे बच्चे तो पहली बार शायद ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो तो मेरी टोपी के दीवाने हो रहे हैं यार, हैं। अरे सर ये टोपी बहुत अच्छी है, ये कौन टोपी है, कौन टोपी है। भाई मेरी माताजी का निधन हो गया था अभी पिछले महीने, लास्ट मंथ ही। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी किसी अपने का निधन होता है तो हम लोग बाल इत्यादि को कटा देते हैं। तो मैंने भी अपने बाल कटा रखे हैं, इसीलिए टोपी लगा रखी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप सभी लोग जानते हैं और डिफेंस वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। बहुत सारे बच्चे डिफेंस चैनल के यहाँ पर हैं और मैं बड़े अच्छी तरीके से डिफेंस वाले बच्चों को पहचान लेता हूँ, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो उत्तरी गोलार्ध। अब आपके संज्ञान में एक चीज आ रही है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, एक शब्द आपको दिख रहा है, ये है क्या। देखिए मेरी क्लास का में एक फायदा और मिलेगा आपको, एक एक शब्द जो यहां पर बोर्ड पर आपको दिखेगा उसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एक शब्द भी क्लास में ऐसा नहीं जाएगा जो आपको समझ में नहीं आए, सारा के सारा बेसिक आप क्लास से ही करके जाओगे। जीरो लेवल से उठाऊंगा, हीरो लेवल तक आपको लेकर चलूंगा बच्चे। यहां पर देखिए ग्लोब आपको दिख रहा है, भारत, ये विश्व पृथ्वी का ग्लोब है। ठीक है जी, क्या ये पृथ्वी का ग्लोब है बच्चों। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये ग्लोब मैंने बोल दिया, ग्लोब ही समझ लो आप। और ग्लोब में बीचों बीच पर कौन सी रेखा होती है, 0 डिग्री की रेखा होती है बच्चे, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। अंग्रेजी में हम लोग इसी को इक्वेटर के नाम से भी पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं बच्चे, इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। बोलो किसके नाम से, इक्वेटर के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं बच्चे। ठीक है जी, अच्छा ये जो इक्वेटर है ये पृथ्वी को 2 बराबर बराबर आधे गोलों में विभाजित करती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाला जो आधा गोला है वो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और अंग्रेजी में इसी को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से पुकारते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर के रूप में हम लोग इसी को पुकारते हैं। नीचे वाला ये जो आधा गोला है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और अंग्रेजी में मेरे बच्चे इसी को हम साउथ हेमिस्फीयर के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर हम लोग इसको कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब क्या है कि भारत बच्चे कहां पर है, भारत की स्थिति कुछ इस जगह पर है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि एशिया महाद्वीप, और उत्तरी गोलार्ध में भाई क्या है, भारत स्थित है बच्चों। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, आप सभी बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे, बहुत सारे बच्चे, कोई निशान बैच में पढ़ा हुआ है, कोई डिफेंस चैनल पे पढ़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आप सभी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं और मुझ पे विश्वास जता रहे हैं। आप इधर देखिए बच्चों, इस विश्वास पे मुझे और खरा उतरने दो। जो भी मैंने आपको पहले करा रखा है, पिछले बैचेस में करा रखा है, उसको और पक्का करने दो। ठीक है जी, चलिए तो भैया ये आपके लिए मैंने विश्व के नक्शे पे भारत की लोकेशन आपको दिखाई है। अब भारत के पड़ोसी मुल्क कौन से हैं ये भी तो जानने की इच्छा आपकी होगी कि भारत आखिरकार एशिया महाद्वीप में है, बहुत अच्छी बात है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, जरा उनकी ओर चलते हैं बच्चे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, हमारा एक पड़ोसी मुल्क ये रहा, ठीक है, जिसको हम पाकिस्तान के रूप में यहां पर लिखा हुआ है। हम, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं पाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए आपको इधर ऊपर दिखाई दे रहा है चीन, ये हमारी बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री हमारी चीन के साथ स्पर्श कर रही है। ठीक है जी,
ये हमारी बाउंड्री बच्चे किसके साथ स्पर्श कर रही है? चाइना के साथ स्पर्श कर रही है। इधर वाली बाउंड्री भी हमारी चीन के साथ स्पर्श कर रही है। ये वाली बाउंड्री पूरी चीन के साथ है। और इस बाउंड्री को बच्चे हम लोग कहते क्या हैं? इसको बाउंड्री को ही हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो हमारा देश चाइना के साथ बनाता है। यहां पर पाकिस्तान के साथ भी हमारी सीमा है, ये रही, ये पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा है। और बच्चे इस सीमा रेखा को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इस सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के रूप में बच्चे हम लोग जानते हैं। हमारा एक पड़ोसी देश बहुत छोटी सीमा को स्पर्श करता है, देखिए केवल इतनी सी बस। ये किस देश के साथ टच कर रही है? ये अफगानिस्तान के साथ टच कर रही है बच्चे। कौन सा देश है यहाँ पर? अफगानिस्तान। ये लिखा हुआ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से इतनी सीमा हमारी टच करती है, अफगानिस्तान। और बच्चे इस सीमा रेखा को हम किस रूप में जानते हैं? ड्यूरंड रेखा के रूप में जानते हैं। बोलो बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच। ये 3 रेखा बहुत पॉपुलर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 रेखाओं से। अच्छा, ड्यूरंड रेखा कुछ हद तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। ठीक है जी। रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच? तो पाकिस्तान और भारत के बीच। और मैकमोहन रेखा किस किस के बीच? तो भारत और चीन के बीच। इसके अतिरिक्त भी भाई बहुत सारे देश भारत की स्थल सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? देखो, एक नेपाल देश दिखाई दे रहा है, ये रहा नेपाल की बाउंड्री। एक भूटान देश दिखाई दे रहा है, ये भूटान की बाउंड्री है जो भारत को स्पर्श कर रही है, जो भारत को टच कर रही है। इसके अलावा इधर म्यांमार है भाई, ये रहा म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार है। और म्यांमार की सीमा भी भारत को स्पर्श करती है, देखो ये कर रही है। और एक देश और भी है प्यारे बच्चे, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश। देखिए इतनी बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है। ठीक है जी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, भारत की लैंड बाउंड्री को टच कर रहे हैं, केवल 7 कंट्रीज हैं बच्चे। कितने? 7 कंट्रीज हैं। नाम देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है जी, आपका चीन, आपका नेपाल, आपका भूटान, आपका म्यांमार और आपका बांग्लादेश। 7 देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा केवल यही पड़ोसी है, पड़ोसी देश और भी है। श्रीलंका भी पड़ोसी है, लक्षद्वीप भी पड़ोसी है, लेकिन ये हमारी स्थल सीमा को स्पर्श नहीं करते। लैंड बाउंड्री को जो टच करने वाले कंट्रीज हैं वो 7 कंट्रीज हैं। इनसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इनके बीच की जो सीमा रेखाएं हैं वो किस नाम से पुकारी जाती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताओ भाई भारत की जो स्थल सीमा है, किस देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है भारत की? तो भैया ये प्रश्न भी बन सकता है, सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चे। तो भैया को सीन 2 भी मैंने लगवा दिया, अच्छी तरीके से देख लो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और बच्चे इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक के माध्यम से मैंने कल आपसे वीडियो बोला था, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक भी मैं आपको दूंगा। एक ट्रिक के माध्यम से इन 7 के 7 देशों के नाम आपको याद होंगे, और वो ट्रिक उस क्रम में मिलेगी आपको जिस क्रम में ये देश हमारे भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई, तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। ये वो ट्रिक है प्यारे बच्चे जिसकी मदद से हम लोग सारे के सारे 7 देशों के नाम भी याद कर लेंगे, और वो भी क्रम से याद करेंगे। बस ये बांग्लादेश है प्यारे बच्चे, बांग्लादेश। च से चीन है, प से पाकिस्तान है, न से नेपाल है भाई, मैं साइलेंट है यहां, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, और किया भी साइलेंट है।
बड़े आराम से देखो भाई। सर नोट्स बनाए क्या? हाँ नोट्स आप चाहो तो बना भी सकते हो, आप चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा स्क्रीनशॉट, लेकिन अभी यूट्यूब पर क्लास है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और सुनो, एक विशेषता और सुनो, अगर जो बच्चे केवल पढ़ने पर ही ध्यान देना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको रिटन नोट्स और ये जो बोर्ड पीडीएफ यानी मेरे द्वारा लिखा हुआ और एक बच्चे के द्वारा लिखा हुआ रिटन नोट्स, दोनों प्रकार के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ चलिए भैया, तो बस से क्या है, बांग्लादेश कितनी लंबी स्थल सीमा है भाई भारत के साथ? 4096 किलोमीटर लगभग। चीन के साथ कितनी लंबी स्थल सीमा है? 3488 किलोमीटर लगभग। पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी स्थल सीमा है? 3323 किलोमीटर लगभग। बच्चे नेपाल के साथ कितनी लंबी स्थल सीमा है? 1751 किलोमीटर लगभग। म्यांमार के साथ कितनी लंबी स्थल सीमा है? तो 1643 किलोमीटर लगभग। भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगभग। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगभग। बिल्कुल देख लो, सीरियल में सारे के सारे देश मिल रहे हैं आपको, है जी, सीरियल में सारे के सारे देश मिल रहे हैं। अभी तक हमने 2-4 चीजें पढ़ी हैं, उन सभी 2-4 चीजों को अब रिपीट करने का मौसम आ गया है, रिपीट करने का समय आ चुका है बच्चे। जरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने अब तक पढ़ा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। हमने जाना अब तक कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत की स्थिति है। ये 2 चीजें हमने अभी तक जानी है। ठीक है जी, केवल 2 चीज जानी है। इसके बाद कुछ चीजें और भी जानी है। स्लाइड में 2 चीजें हैं, आप चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली स्लाइड पर मैं चलता हूं, कुछ और चीजों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ठीक है जी भाई। चलिए, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फीस 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 फीस। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम फीस की बात करेंगे तो फीस मेरे हाथ में नहीं है बेटा। कल भी अंकित सर ने बोला था, जो फैसला होना था तो हो चुका। फीस के बारे में लिखना आपके लिए क्या है, बेवकूफ़ी है। कहने का तात्पर्य बेटा, सोच समझ के फैसला लिया गया है। और फीस के बारे में कृपया करके अनुरोध न करें, मेरे हाथ की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बचपन में MBA किया ट्रिक थी, और यहाँ पर मैं और किया दोनों साइलेंट है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। आप फटाफट से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ये ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाले देश कौन से हैं। तो बच्चे आप आंसर क्या लगाएंगे, बांग्लादेश सबसे लंबी स्थल सीमा भारत के साथ बनाता है। इसकी जो लंबाई है स्थल सीमा की वो कितनी है, लगभग 4096 किलोमीटर है। और इसके बाद चीन की स्थल सीमा का नंबर आता है। दूसरी सबसे लंबी स्थल सीमा भारत के साथ चाइना की है, लगभग 3488 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा चाइना के साथ हमारी है। ठीक है जी। चलिए भाई, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा वाले देश कौन से हैं। सबसे छोटी स्थल सीमा वाले देश भारत के साथ कौन से हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा और भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा। चलिए भाई, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल 50 मार्क्स की भाई जीएस है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। अब ज्योग्राफी के बारे में कहना भाई मेरे हाथ में तो नहीं है, यहाँ डिफेंस प्रेमी बहुत सारे हैं, अभी एनडीए का एग्जाम दे के आए हैं। अब वो मुझसे बार बार पूछते थे ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे। मैंने उनको बता रखा था कि भाई इसका कोई आंकड़ा नहीं। और इस बार डिफेंस एनडीए का एग्जाम हुआ और दे के आए, वाह भाई गुरुजी ये तो पूरी ज्योग्राफी आ गई। लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी से थे पूरे जीएस में।
तो भैया एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि जीएस में किस सब्जेक्ट को तवज्जो दे दे, समझ रहे हो? एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 8 आ जाए, और हो सकता है 1 भी नहीं आए। ये कोई कंफर्म नहीं है भाई, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अच्छी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने वो सारी की सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, 3 सीमा रेखाएं भी बताई हैं, ठीक है जी। एक सीमा रेखा मैंने बताई थी मैकमोहन सीमा, मैकमोहन रेखा। ये क्या बताई थी बच्चे, किस किस के बीच है? भारत व पाकिस्तान के, वो भारत व चीन के बीच है, भारत व चीन के बीच, ठीक है जी। एक सीमा रेखा मैंने बताई थी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये मैंने बताई भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच। एक भैया मैंने आपको बताई ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा, और ये किस किस के बीच है भाई? भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान वो अफगानिस्तान के बीच। ये भाई ड्यूरेंट रेखा है। इनसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने अच्छी तरीके से जानकारी ले ली है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कुछ अन्य पॉइंट्स की, कुछ अन्य चीजों की, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बेटा, पीडीएफ जो रिटन और बोर्ड पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी 3 से 4 घंटे के बाद। ये पहले 3 क्लासेस आपको डेमो क्लासेस के रूप में यूट्यूब पर मिलेंगी, चौथी क्लास सीधे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, वाईटी पर वो नहीं होगी बच्चे। आप 3 क्लास में बड़े आराम से अंदाजा लगा लीजिए कि RW टीम कैसी है। उसके बाद आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे, तो आप बैच परचेज करिए। बैच परचेज करने का जो तरीका है वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बैच किस प्रकार से आप परचेज करेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई, तो यहां पर आपने इन चीजों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं भाई कि विश्व में भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक रखता है, विश्व में भारत जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक रखता है, ठीक है जी। यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान अकॉर्डिंग टू एरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को जानना है। यहां पर भारत की स्थिति अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं बच्चे, ये भारत की स्थिति है, और 7th रैंक भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। कौन सी रैंक है? 7th रैंक है अकॉर्डिंग टू एरिया। भारत के पास कुल कितना क्षेत्रफल है बच्चे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर नहीं, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अच्छा, ये विश्व का कितना प्रतिशत है? तो बेटा 2.4% है। भारत के पास विश्व का लगभग 2.4% एरिया है, 2.4%, ठीक है जी। बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिख रहा हूं, कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं होगी श्रीवास कोटल जी के वो हिंदी में लिखी जाए और अंग्रेजी में ना लिखी जाए, परेशान मत होइए, एक लाइन नहीं होगी। हाँ, अगर मैंने यहां पर बांग्लादेश लिखा है तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को अंग्रेजी में भी बांग्लादेश ही बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग आप बना सकते हो, ठीक है जी। बाद बाकी पूरी लाइन होगी, तो एक लाइन, इवन 1 लाइन ऐसी नहीं होगी जो केवल हिंदी में हो, दोनों में ही आपको मिलेगी, परेशान मत होइए आप। चलिए, तो भैया 2.4% एरिया विश्व का भारत के पास है। अब आपके संज्ञान में एक चीज पढ़ रही होगी कि चलिए भाई, भारत 7वें स्थान पर है। गुरुजी, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन है, तो मैं क्या आंसर लगाऊंगा? अब आप सोच सकते हो कि गुरुजी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताएंगे, विश्व भूगोल में बताएंगे। क्वेश्चन अभी बनना है, इच्छा अभी कर रही है जानने की कि विश्व में नंबर 1 पर कौन है, लेकिन हो सकता है सर विश्व भूगोल में बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे जान लो।
नंबर 1 पर मेरे बच्चे रूस नामक देश है, ये वाला देश है रूस, ये देश रूस है, ये विश्व में नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन, है ना। इसके बाद मेरे बच्चे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। 6 देश और पढ़ रहे हैं भारत से पहले। उनके लिए एक ट्रिक है, और बच्चे वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। जो बच्चे अंग्रेजी कर रहे थे ना, एक लाइन भी मेरे बेटा ऐसी नहीं होगी जो प्योर हिंदी में हो। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, 7th रैंक है। ठीक है बच्चे, और उसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। ये ट्रिक है बच्चे। यहां पर 2 देशों का स्थान बदलेगा, चीन का अमेरिका की जगह हो जाएगा और अमेरिका का चीन की जगह। पुरानी पुस्तकों में चीन तीसरे नंबर पे दिखाया गया है, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा यह है कि यूएसए तीसरे नंबर पे है। ठीक है जी बच्चे, तो रुक चीन अब आया भारत। एक्चुअल में क्या है कि कुछ द्वीपों को यूएसए अपने क्षेत्रफल में काउंट नहीं करता था, वर्तमान में वो काउंट करने लग गया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल चाइना का यूएसए से पिछड़ गया, यूएसए का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, ज्यादा हो गया। तो क्या क्रम रहेगा, रूस नंबर 1 पर, कनाडा नंबर 2 पर, यूएसए नंबर 3 पर, चीन नंबर 4 पर, ब्राजील नंबर 5 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पर और भारत नंबर 7 पर। ये मेरे बच्चों क्या है, ये क्रम है, अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है जी। मोनिका सिंह जी कह रही है फूफा जी क्यों बोल रहे हो तुम लोग, फूफा जी लगा रखा है। मोनिका सिंह जी, इसका भेद जानना नहीं तो तुम्हें डिफेंस चैनल पे क्लास लेनी पड़ेगी, तब तुम जान पाओगे। ये डिफेंस चैनल वाले बच्चे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, देखो देखो, जिसके चेहरे पे हंसी आ गई समझ लो सब डिफेंस के बच्चे हैं। चलिए खैर, तुम लोग मुझे मानोगे नहीं, बदनाम करके रहोगे। मैं टीचिंग चैनल पे क्लास लूं, वहां भी 2-4 टपक जाते हैं। मैं मेन चैनल पे आया, वहां तो 2-4 तो छोड़ो, 25-30 टपके हुए हैं। तुम मुझे जगत फूफा बना के ही छोड़ोगे, मानोगे नहीं, किसी कीमत पे मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने बेड़ा उठा रखा है। अरे भैया पढ़ा लेने दो शांति से, तुम भी पढ़ लो हैं। चलिए इधर आ जाइए। तो भाई मैं बता रहा था कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी रैंक है विश्व में, इस चीज पर चर्चा चल रही थी। अरे ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, अब इनसे मैं कहूं भी तो क्या कहूं भाई, ये मेरा पीछे छोड़ते ही नहीं है। इतना प्रेम, इतना इनको लगन हो गई है कि मेरा थंबनेल देखा, चाहे वो टीचिंग चैनल पे चल रही हो क्लास, चाहे मेन चैनल पे चल रही हो, इनको आना है, चाहे इनके मतलब की क्लास हो या नहीं हो, ये जरूर आएंगे बस। अरे हमारे सर हैं, हमारे हैं ये। चलो भैया ठीक है, अब भाई इतना प्रेम है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ो। आप कोई भी एक शब्द समझ में नहीं आए ना तो मुझे जरूर बता देना कि गुरुजी इस चीज में दिक्कत हो गई, और वो भी अपनेपन के साथ, क्योंकि तुमने रिश्ता भी बहुत तगड़ा वाला निकाल लिया नहीं है ना, तो अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, राजी राजी और गैर राजी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। तो मैं कह रहा था भाई कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व का कितना है, 2.4%। हर चीज मेरी क्लास में 2-2 बार है, एक बार ओरली, एक बार लिखित रूप में। और यही कारण है कि इस क्लास में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पक्का है, एकदम सुनिश्चित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए भाई, इसको भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम बात करेंगे भाई जनसंख्या की। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए भाई, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़े प्रदेश कौन से हैं, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किन प्रदेशों का है, हमने विश्व में भारत की स्थिति जान ली, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है ये भी जान लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए
कि भारत में सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो आप भ्रमित हो सकते हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो जनगणना टॉपिक में पढ़ाएंगे, सेंसस 2011 टॉपिक में पढ़ाएंगे। नहीं जी, अभी पढ़ाएंगे। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़े राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि लार्जेस्ट स्टेट्स अकॉर्डिंग टू एरिया इन इंडिया, ये कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है बच्चे, एक ट्रिक है, राम महान है आप। तो एक ट्रिक है बच्चे, राम महान है आप, हैं आप, हे राम, है हे राम। हे राम, राम महान है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं, धुआंधार है, करंट का मुद्दा चल रहा है, हे राम है। तो रा से क्या है बच्चे? रा से राजस्थान है। म से क्या है? म से मध्य प्रदेश है बच्चे। और महा से क्या है? महा से महाराष्ट्र है। ये तीन सबसे बड़े प्रदेश हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ये तीन सबसे बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भाइयों बहनों, ये तीन प्रदेशों के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया है। और अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। कहां लेकर चलता हूं? जनसंख्या की तरफ। जरा जनसंख्या के डाटा भी हम लोग जान लेते हैं। विश्व में जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की क्या स्थिति है? विश्व में जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की क्या स्थिति है? देखो भाई, यहां पर आप देखिए, तीनों के तीनों प्रदेश भी सीन टू पर लगाइए भाई। बच्चों को सीन टू पर दिखाइए जरा फटाफट से। भाइयों बहनों, जरा आप देखिए, राजस्थान ये रहा, ये राजस्थान है, ठीक है जी। इसके बाद मध्य प्रदेश आपका ये रहा, और उसके बाद महाराष्ट्र आपका ये रहा। नंबर 1 पर कौन? राजस्थान। नंबर 2 पर कौन? मध्य प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन? महाराष्ट्र। ठीक है जी भाई, चलिए भाई। तो इस प्रकार से आपने यहां पर जाना। अब जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं भाई कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। सबसे पहले विश्व में भारत की स्थान कौन सा है, जरा देखेंगे। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, चूंकि 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई ही नहीं है, 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 में क्या चल रहा था? कोरोना चल रहा था। हर 10 साल बाद होती है, तो 2021 में कोरोना चल रहा था, ठीक है, तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब 2011 की जनगणना के अनुसार क्या डाटा है? 1,21,08,54,977 ये भारत की कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। ये डाटा है, ये डाटा है, जनगणना 2011 का डाटा है। 1,21,08,54,977 ये भारत की कुल जनसंख्या है। ये विश्व का कितने प्रतिशत है? लगभग 17.5%। लगभग 17.5% पॉपुलेशन विश्व की भारत में। अगर हम जनसंख्या 2011 की बात करें बच्चे, जनगणना 2011 की बात करें, तो उसके अनुसार तो विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन वर्ष 2023 में यूएन ने एक डाटा जारी किया
जिसके अनुसार भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है, नंबर 1 पे पहुंच गया। अभी मैं डिफेंस चैनल पे कई दिन पहले क्लास ले रहा था, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर वो भारत तो नंबर 1 पे पहुंच गया, भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। तो मैंने आपसे बताया था कि 2023 में यूएन ने घोषणा की कि भारत नंबर 1 पर है, विश्व में चीन को पछाड़ दिया है। अब मैंने ये देखा, आज नेट पर भी देखा कि आप जो कह रहे थे ना कि इंडिया सेकंड रैंक पे पहुंच गया, चाइना पुणे नंबर 1 पर आ गया, तो मैंने गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, लेकिन कोई भी ऐसा डाटा मुझे नहीं मिला कि इंडिया सेकंड रैंक पे पहुंच गया। गूगल पे यही डाटा है कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर है वर्तमान समय में बच्चे, और चाइना जो है अब दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, भारत की स्थिति कौन सी हो गई है? पहली, और चीन की स्थिति कौन सी हो गई है? दूसरी। चलिए भाई, तो इस प्रकार से हमने चीन को पछाड़ दिया है, पछाड़ दिया है। मैं बचपन से सोचा करता था, कभी मैं पढ़ता, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो वह देखता था कि फलाने खनिज में नंबर 1 पर कौन? के चीन। फलाने खनिज में नंबर 1 पर कौन? के चीन। भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, हम भी कभी चीन को पछाड़ पाएंगे? और देखो, केवल एक लॉकडाउन लगा, एक लॉकडाउन, केवल एक लॉकडाउन में भाई साहब चीन को चित्त करके पटक दिया। भारतीयों से टकरा रहा था, भारतीयों से टकराने की जरूरत नहीं है, भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, चीन को चित्त कर दिया भाई साहब, नंबर 1 पर पहुंच गए। ठीक है, हाँ, भारतीयों के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। भारतीय बहुत मेहनती हैं, किसी भी क्षेत्र में चाइना को पछाड़ सकते हैं। आज तो हमने जनसंख्या के क्षेत्र में ही पछाड़ा है, कल हो सकता है हम खनिजों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी चाइना को पछाड़ दें। वही मेरा सपना है बच्चे। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर ये जो डाटा मैंने ओरली आपको बताया है, मैंने आपको बताया था ना हर चीज 2 बार है, अभी मैंने ओरली बताया है, केवल ओरली, मौखिक तौर पर, रिटन तौर पर भी दिखाता हूं। आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले सकते हैं बच्चे, और वहां दूसरी बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, अभी अभी आपको बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है, जो विश्व का लगभग 17.5% है। और ये यूएन का डाटा है, वो कहता है कि भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, 2023 का यूएन का डाटा, और सेकंड रैंक जो है अब चाइना की हो गई है बच्चे। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आप यहां पर देख लीजिए। इसी प्रकार से हंसते हुए, गुदगुदाते हुए हम लोगों को पढ़ाई करनी है। और ये चीज ध्यान रखना कि बच्चे, जो एनर्जी का लेवल आज तुम्हारे अंदर है वो आखिरी क्लास तक तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये एनर्जी का लेवल आखिरी क्लास तक बना रहा तो निश्चित है कि आप सिलेक्शन को प्राप्त कर लोगे। आखिरी क्लास तक बस इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, एक कहावत है कि ये यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। सफल हो गए ना? तो अगर तुम ये कह दोगे कि मैं 24 घंटे मेहनत की थी, तो जमाना कहेगा हाँ वाकई में 24 घंटे की होगी। और अगर असफल हो गए और तुमने कही कि मैंने 24 घंटे पढ़ा था, तो समझ लो चाहे भले ही तुम 24 घंटे पढ़े हो, जमाना 1 घंटा भी स्वीकार नहीं करेगा। जमाना केवल सफलता को चाहता है, जमाना केवल सफलता देखता है। ठीक है जी, आपको किसी भी कीमत पर मेहनत करके सफल होना है। अगर आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, माता पिता की आयु 5 वर्ष बढ़ानी है, तो आज से प्रण ले लो कि शुरुआत जो मैंने की है उसे अंत तक लेकर जाऊंगा। एनर्जी का लेवल जो आज मेरे अंदर है उसे अंत तक बनाकर रखूंगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये जनसंख्या की बात हो गई भाई।
ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और अगर हम भारत की बात करें पश्चिम से पूर्व विस्तार की, तो भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार मेरे बच्चे 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है। ये भी क्वेश्चन हूबहू आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इसको लिखाऊंगा भी मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, उसी शैली में, जिस शैली में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप देख लीजिए फटाफट से इसको भी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, इस चीज की चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। मैंने जो वायदा किया था वो निभाया है। हर चीज 2 बार है, लास्ट तक निभाऊंगा, हर चीज 2 बार। ठीक है जी, चलिए तो ये स्क्रीनशॉट आप फटाफट से लेंगे। इसके बाद अब मैं आपको जो सबसे ज्यादा प्रतीक्षा रहती है, और हर बुक में, हर पुस्तक में ये चीज जानने को हमें नहीं मिलती है। हाँ, एग्जाम सेंटर में जब हम एग्जाम का पेपर खोल के देखते हैं तब जरूर मिल सकती है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, ये वाली चीजें हैं। चलिए, ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, सीन 2 पर लगाओ भाई। बच्चों को कोई चीज ऐसी न रहे जो उनके सीधे दिमाग में सेट ना हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो। देखिए मैं डार्क कर देता हूं इंडिया की बात, मैं जरा डार्क कर देता हूं। और यहां पर आप देखिए, अब इंडिया दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा हो। अब जरा देखो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कोण, मोस्ट नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कोण कहां पर है, लद्दाख में, लद्दाख में है भाई। अच्छा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, गुहार मोती है, कहां पर है बच्चे, गुजरात में है, बोलो गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहां पर डाउट है। 2 चीजें हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जो मैंने काला काला बनाया है ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये क्या है, भारत की मुख्य भूमि, मेन लैंड है, इंडियाज मेन लैंड। और मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, इस मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पर आप देखने को मिलेगा कन्याकुमारी के रूप में, कन्याकुमारी के रूप में। और वो कहां है, तमिलनाडु में, लेकिन केवल मुख्य भूमि है ये। तो मेरे प्यारे बच्चे, संपूर्ण भारत में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, संपूर्ण भारत की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आइलैंड्स भी शामिल होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, लक्षद्वीप समूह भी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर आप देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग, 4 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग, एक ही चीज के 4 नाम। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि की बात करेंगे, द्वीपों को छोड़ दें, मुख्य भूमि की बात करें, तो बच्चे कन्याकुमारी है।
ठीक है। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा भारत दूसरे नंबर पे था चीन के बाद। ये मैं बता चुका हूं बच्चे ऋषभ भैया। और मैंने ये भी बताया आपको कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 में जो डाटा जारी किया उसके अनुसार भारत नंबर 1 पर आया है। सारी चीज बता दी है मैंने, तुम परेशान मत हो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, विश्वास करो, पूरी मेहनत करके आया हूं तुम्हारे लिए, पूरी मेहनत करके आया हूं, टेंशन मत लो तुम, केवल मुझ पे भरोसा रखो और यहां पे पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए ओरली मैंने समझा दिया, अब रिटन तौर पर एक और बार देखो, एक और बार रिटन तौर पर देखेंगे भाई। तो यहां पर सबसे उत्तर में क्या दिखाई दे रहा है, इंद्रकोल, कहां पर है, लद्दाख में। सबसे पश्चिम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, गुहार मोती है, कहां, गुजरात में। मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या दिखाई दे रहा, किबिथु, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो कौन सा है, वो कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन भी हम लोग कहते हैं। और अगर हम बात करें कि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बच्चे वो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है। ठीक है जी। इसी प्रकार से आपको भारत के भूगोल में लेकर चलूंगा आगे, लेकिन आज मेरी मजबूरी है, टाइम हो गया है पूरा, नेक्स्ट क्लास का समय है, मुझे यहीं पर विराम देना पड़ेगा क्लास को, मुझे यहीं पर क्या करना पड़ेगा, क्लास को विराम देना पड़ेगा। ऑफलाइन कमेंट्स में आपको आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो अच्छा लिखिएगा, बुरी लगी हो तो बुरा लिखिएगा, संशोधन की जरूरत होगी संशोधन भी किया जाएगा। अब मजा आया हो तो लिखना मत छोड़ देना भाई। ठीक है जी, पूरी दम तो मैंने भी लगा रखी है, कहीं गुंजाइश होगी तो और दम लगा दूंगा, परेशान मत होना। और आपसे तो मैंने कही रखा है कि मेहनत करने में भाई मैं तो कसर आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपने भविष्य के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। एक चीज ध्यान रखना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अरे पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो आपने देखा है एक एक तिनका उठा के लाती है और कितनी मेहनत से घोंसला बनाती है। इसी प्रकार एक एक चैप्टर को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझते चलिए, और अगर ये काम कर लिया तो निश्चित सफलता मिल ही जाएगी भाई। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।